अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, रोशनी लाइट चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। जैसे कि आप व्यूअर्स आज के दिन कुरुल शोरहान के एपिसोड 22 का इंतज़ार कर रहे थे, तो नाज़रीन कराम इसके पीछे जो खबर है वो बहुत हौलनाक है। और वो खबर ऐसे वाक़े बल्कि एक सानहे की है जिसने ना सिर्फ तुर्की बल्कि पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। और हुआ ये है कि तुर्की के शहर कहरामन महाराष्ट्र में एक स्कूल में एक हौलनाक फायरिंग का वाक़या पेश आया, जिसमें 9 अफराद अब तक जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें 8 तलबा और एक उस्ताद शामिल है। इस हमले में 13 अफराद जख्मी भी हुए हैं, जिनमें से 6 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है और वो ICU में ज़ेरे इलाज हैं। तुर्की के वज़ीर दाखिला मुस्तफ़ा चफ्तजी के मुताबिक हमलावर एक 14 साल तालिब इल्म था जो कि 8वीं क्लास में पढ़ता था, और वो दोपहर के वक्त स्कूल आया और अपने घर से लाए गए हथियार के साथ, जो कि एक रिवॉल्वर था, उसने 2 मुख्तलिफ क्लासरूम्स में दाखिल होकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में मासूम तलबा और एक उस्ताद अपनी जान से हाथ धो बैठे। इब्तदाई तलात में मवाद की तादाद कम बताई जा रही थी, लेकिन बाद में यह तादाद बढ़कर 9 हो गई। और ऐनी शाहिदीन के मुताबिक फायरिंग के दौरान तलबा ने अपनी जान बचाने के लिए खिड़कियों से छलांगे लगाई, जिससे कई जख्मी भी हुए। इस वाक़े के बाद हुकूमत ने फौरी तौर पर कहरामन महाराष्ट्र में 2 दिन के लिए तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया, और वज़ीर दाखिला ने यह वाज़ेह किया कि यह कोई दहशतगर्दी का वाक़या नहीं बल्कि एक इनफरादी हमला है जिसे एक ही तालिब इल्म ने अंजाम दिया है। दूसरी जानिब जो हमलावर तालिब इल्म था, उसके वालिद को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है, जो कि खुद पुलिस में था, और उसका बेटा उसी का सरकारी रिवॉल्वर घर से लेकर आया था जिससे उसने ये कत्ल गारत की। लेकिन नाज़रीन इकराम, यहाँ ये बात भी काबिल जिक्र है कि इससे सिर्फ एक दिन पहले शानली उर्फा नामी इलाके में भी एक स्कूल पर हमला हुआ था, जिसके बाद ये दूसरा वाक़या 48 घंटों के अंदर अंदर पेश आया है। तो नाज़रीन इकराम, ये सिर्फ एक वाक़या नहीं बल्कि कई सवालात हैं जो कि सिर्फ तुर्की नहीं बल्कि पूरी दुनिया के जहन में आते हैं। मिसाल के तौर पर सबसे ज़्यादा तशवीशनाक पहलू ये है कि हमलावर सिर्फ 14 साल का था। ये उम्र वो होती है जब एक बच्चा अपनी शख्सियत की तश्कील के मरहले में होता है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो इस उम्र में इस हद तक पुरतशद्दुद हो कि वो इज्तिमाई कत्लेआम जैसा कदम उठा ले? क्या इस हरकत के पीछे नफ्सियाती मसाइल थे, या फिर उसका घरेलू माहौल, सोशल मीडिया या माशरती प्रेशर था? क्योंकि वैसे भी दुनिया भर में हालिया बरसों में स्कूल शूटिंग्स में कम उम्र बच्चों का मुलविस होना एक खतरनाक रुझान बन चुका है। दूसरी बात यह कि वो बच्चा ये हथियार घर से लेकर आया था, जिसका मतलब यह है कि घर में असलहा मौजूद था, लेकिन उसकी हिफाजत का मुनासिब इंतजाम नहीं था और बच्चा वो असलहा आसानी से ले भी सकता था। फिर तीसरा सवाल ये कि एक तालिब इल्म इतना खतरनाक हथियार लेकर स्कूल में कैसे दाखिल हो गया? क्या स्कूल में सिक्योरिटी चेक नहीं था, मेटल डिटेक्टर या गार्ड्स मौजूद नहीं थे? और फिर सबसे बड़ी बात यह कि 48 घंटे के अंदर अंदर 2 एक ही जैसे वाकयात का 2 मुख्तलिफ इलाकों में होना एक खतरनाक इशारा है। क्योंकि नाज़रीन इकराम, शायद आप लोगों को याद हो कि 2021 में अमेरिका में ऑक्सफोर्ड हाई स्कूल शूटिंग का वाकया पेश आया था, जहां अमेरिकी रियासत मिशिगन के एक हाई स्कूल में एक 15 साल तालिब इल्म ने स्कूल में फायरिंग कर दी, और उस फायरिंग के नतीजे में 4 तलबा जाँ बहक हो गए जबकि 7 अफराद जख्मी हुए थे। तब भी हमलावर ने अपने वालिदैन की बंदूक इस्तेमाल की थी, और उस केस में पहली बार वालिदैन को भी कानूनी तौर पर जिम्मेदार ठहराया गया, क्योंकि उन्होंने ही असलहा बच्चे की पहुंच में रखा। फिर इसके बाद 2023 में सर्बिया में बलगराद स्कूल शूटिंग का वाकया पेश आया, और यहाँ हमलावर सिर्फ 13 साल बच्चा था, और इस शूटिंग के नतीजे में 9 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें तलबा और एक सिक्योरिटी गार्ड शामिल था, और हमलावर ने अपने वालिद का हथियार इस्तेमाल किया था। और इंतहाई खतरनाक बात यह है कि उसने पहले से मनसूबाबंदी भी की थी, यहाँ तक कि उसने एक हिट लिस्ट भी बनाई हुई थी, जिससे मालूम होता है कि कम उम्र बच्चे भी इंतहाई मुनज़्ज़म और ख़तरनाक हमले कर सकते हैं। तो नाज़रीन इकराम, ये तमाम वाक़या और इसके नफ्सियाती पहलू मैंने आप लोगों के सामने पेश कर दिए, और जाहिर सी बात है कि इतने दिलखराश वाक़े के बाद ड्रामा सीरीज़ की तरफ किसका ध्यान जाता? क्योंकि जब किसी मुल्क में इतना बड़ा सानहा पेश आ जाए, और ख़ास तौर पर मुतासरीन जब मासूम बच्चे हों, तो पूरा मुआशरा एक इज्तिमाई सदमे से गुजरता है। ऐसे वक्त में लोग तफरीह के मूड में नहीं होते, जज्बात इंतहाई हसास होते हैं। तो उस दौरान अगर एक तारीखी ड्रामा जिसमें जंगे, तलवारें और खून रेज़े दिखाई जाए, तो ये अवामी जज्बात को भड़का सकता है। इसलिए इस एपिसोड के मुलतवी होने पर आप लोग गुस्से का इजहार ना कीजिए, क्योंकि असल में ये फैसला अवाम के ही दुख का एहतराम है। ये नफ्सियाती उसूल है कि जब हकीकत में कोई सदमा होता है तो इंसान फिक्शन में भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। तो इसलिए तुर्की भर में इस तरह का सोग कौमी यकजहती की अलामत है। और फिर अहम बात यह भी है कि इंसानी जान की अहमियत सबसे पहले आती है, रेटिंग या मुनाफा बाद में आता है। लेकिन नाज़रीन इकराम, एक बात मुझे ये अजीब लगी है कि ATV किसी भी ऐसे वाक़े के सोग के दौरान
ऑफिशियल स्क्रिप्ट वाली नई किस्त को तो मुलतवी कर देता है, लेकिन पुरानी किस्त चला देता है और नई एपिसोड इश्तिहारात की आमदनी की वापसी तक रोक ली जाती है। वैसे आप लोगों को यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात बताना चाहूंगी, जो कि ओरहान गाजी के हवाले से है कि पहले कुरुलुश उस्मान और अब कुरुलुश ओरहान में जब भी ओरहान गाजी की शादी होनी होती थी तो एपिसोड गैर मामूली हालात की वजह से जरूर मुलतवी हुई है। आप लोग ये सुनकर हैरान होंगे कि जब ओरहान गाजी की शादी एल्चम खातून से कुरुलुश उस्मान की एपिसोड 156 में होनी थी तब भी वो एपिसोड मुलतवी हुई थी, और फिर जब कुरुलुश उस्मान की एपिसोड 168 में ओरहान बे की शादी होलोफिरा से होनी थी तब भी वो एपिसोड मुलतवी हुई थी, और अब जब कुरुलुश ओरहान में सुल्तान ओरहान की शादी अस्पोर्चा से होनी थी तब भी ये एपिसोड मुलतवी हुई है। और मैं आप लोगों से सच कहूँ तो शायद अगले हफ्ते भी एपिसोड रिलीज ना हो सके, क्योंकि अगले हफ्ते एक अहम फुटबॉल मैच तुर्की की गलातासराय टीम का है जो कि यूईएफए चैंपियन लीग के हवाले से है। तो महमद बोजदैक अगर अगले हफ्ते उस दिन एपिसोड रिलीज करते हैं तो ये डर है कि रेटिंग 1 तक ना आ जाए, और अगर वो ना करें तब भी अवाम की दिलचस्पी एपिसोड से कम हो जाएगी। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि तुर्की में मैचेस के लिए कोई खास चैनल नहीं है, बस रैंडमली कोई भी चैनल किसी भी मैच के हकूक ले लेता है और ऑन एयर कर देता है। तो कहा जा रहा है कि अगले हफ्ते ये मैच ATV पर आएगा, तो लगता है कि एपिसोड फिर से मुलतवी होगी। तो बहरहाल खबरों के मुताबिक कुरुलुश ओरहान का ये पहला सीजन जून के स्टार्ट तक इन्होंने खत्म कर देना है और शायद इसकी 27 किस्तें दिखाई जाएंगी। इस दौरान जैर कुतई की शहादत के अलावा सुल्तान ओरहान के बेटे कासिम की वफात भी दिखाई जाएगी, क्योंकि वो तारीख के मुताबिक छोटी सी उम्र में ही वफात पा गया था। इसके अलावा निकिया की फतह भी बाकी है और लगता है कि सीजन के एंड तक एस्पोर्चा के बेटे इब्राहिम की पैदाइश भी दिखा दी जाएगी। इसके अलावा जैर कुतई के बेटे गाजी आल्प का जिक्र बोरान के साथ बातचीत के दौरान पिछले एपिसोड में जिक्र किया गया था, लेकिन गाजी आल्प को इस सीजन में बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। जाहिर सी बात है कि अब वो जवान होता तो हो सकता है कि उसे जैर कुतई की मौत के बाद अगले सीजन में दिखाया जाए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि कासिम की एंडिंग करीब आ रही है, लेकिन उसका अभी तक अपने वालिद के साथ अकेले एक भी सीन नहीं, यानी कि कोई ऐसा सीन जिससे दोनों बाप बेटे की बॉन्डिंग जाहिर होती। तो बहरहाल नाज़रीन इकराम, एपिसोड मुलतवी होना एक लिहाज से यूँ भी अच्छा है कि बुरान की शहादत की प्रमोशन स्ट्रॉन्ग नहीं थी, तो अब महमद बोजदैक को वक्त मिल गया है कि कोई ज़बरदस्त सा मेकअप इस बारे में कर लें। तो यानी कि बुरान ओरहान सीरीज की दुनिया में अभी मजीद 1 या 2 हफ्ता और जी लेगा। तो कोई छोटी सी वीडियो 2019 से 2026 तक की जर्नी के हवाले से बनाकर दिखा दी जाए, लेकिन इसमें इसकी शहादत का सीन शामिल ना हो, क्योंकि पहले ही नई एपिसोड के हवाले से तमाम वाकयात हमें मालूम हो चुके हैं कि नीलुफर का दिल ओरहान और स्पोर्चा की शादी की वजह से दुखी है। नंबर 2 ये कि दमीर खान पर दुरसुन की हकीकत खुल चुकी है और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसकी वजह से हलीमा परेशान है। और तीसरा ये कि ये एवरानोस को तीर मारता है, लेकिन किसी तरह वो बुरान को लग जाएगा। तो जहां ओरहान के हवाले से भी अभी बहुत कुछ पॉजिटिव दिखाया जा सकता है, वहीं एवरानोस के हवाले से भी दिखाने को बहुत कुछ है। एवरानोस का अभी तक ओरहान के साथ नमाज पढ़ने या अकेले नमाज पढ़ने का एक भी सीन नहीं दिखाया गया, या फिर ये कि वो ओरहान से इस्लाम के बारे में मुफीद और मालूमाती गुफ्तगू करे, लेकिन उस बेचारे को गद्दारों के दरमियान फंसा कर रख दिया गया है। इस साइकिल को तोड़कर अब जंगों, नई हिकमत अमली और उस दौर में की गई नई ईजादात पर फोकस होना चाहिए, और एवरानोस के दिल में इस्लाम की गर्म जोशी दिखानी चाहिए कि वो अल्लाह को पहचान गया है, या क्या वो अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है। और उसकी शराब छोड़ने की जद्दोजहद दिखानी चाहिए, क्योंकि उसे शराब पीता हमें दिखाया गया है और ये एडिक्शन आराम से नहीं छोड़ी जाती। जबकि पिछले एपिसोड के हवाले से एवरानोस के बारे में एक अहम बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहूंगी कि जब शाहीन शाह ओरहान एस्पोर्चा की फेक शादी के मौके पर कबीले पर हमला करता है तो शाहीन शाह एवरानोस को काफिर फ्लेवियस कहता है, जिसका मतलब यह है कि या तो उसे एवरानोस के कबूल इस्लाम का मालूम नहीं, या फिर वो एवरानोस के कबूल इस्लाम को रिजेक्ट करता है, क्योंकि एवरानोस की वजह से ही उसका बेटा उस्मानियों का दामाद नहीं बन सका था। लेकिन ओरहान भी फौरी तौर पर रिस्पॉन्स देता है और अपने जुमले में एवरानोस का नाम जोर देकर कहता है और कंफर्म करता है कि उसके इस्लाम लाने से उसके पिछले तमाम अमाल खत्म हो चुके हैं। और नाज़रीन इकराम, सुल्तान ओरहान इस वक्त जेन्युइनली 2 किस्म के फैंस के घेरे में हैं, ओरहान नीलुफर कपल के और ओरहान एस्पोर्चा कपल के। यानी कि जिस भी साइड का पॉजिटिव सीन हो, दूसरी साइड जरूर तनकीद करती है, और ये सिचुएशन वक्त के साथ साथ नहायत बुरी होती जा रही है और मर्द को अच्छी परफॉर्मेंस देने से रोक रही है, क्योंकि जब राइटर्स फैंस के प्रेशर में आकर सीन्स लिखेंगे, नहीं बल्कि फैंस उन्हें सीन बताएंगे कि आप इस तरह लिखें और इस तरह लिखें, और जबकि ये बात मैं आप लोगों के सामने
उस सिनेरियो के जरिए साबित भी कर चुकी हूँ। जब एवरानोस को जेल में फातिमा के साथ डाला गया था तो वो एपिसोड ऑन एयर होने से 10-12 दिन पहले फातिमा नूरगुल को वो सीन उनके किसी फैन ने कमेंट्स में लिख कर दिया था और फातिमा नूरगुल ने उस सिनेरियो में सिर्फ ये तब्दीली की थी कि एवरानोस और फातिमा को एंद्रियास की जेल के बजाय बुरसा की जेल में कैद करवाया था। तो नाज़रीन इकराम, ये तो थी मेरी आज की वीडियो। अपनी राय का इजहार कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।